अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आज हम लोग इसमें समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कहाँ कहाँ ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, क्या क्या प्रॉब्लम के साथ ये डील करता है, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ये सारा चीज़ हम आज समझने वाले हैं। इस AS10 को जो है हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ने वाले हैं। मतलब आधा घंटा पौने घंटा का एक वीडियो होगा जिससे आप लोगों के ऊपर लोड ज़्यादा नहीं आएगा। और हाँ, जितना भी थ्योरी है सारा कवर होगा, सारा ICAI का क्वेश्चन कवर होगा, RTP MTP हम लोग सारा कुछ करने वाले हैं। इसीलिए ध्यान से सारे पार्ट को जो है पैरेलली देखिएगा, पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2 फिर पार्ट 3। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना होगा, जब भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है तो उसको आने का कोई ना कोई रीज़न होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस AS10 को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इस AS10 को लाने का ऑब्जेक्टिव ये था ताकि ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को प्रिस्क्राइब कर सके। किसके लिए? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए। अच्छा, अगर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को प्रिस्क्राइब करेगा PPE के लिए तो उससे क्या होगा? उससे यूजर्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, क्योंकि हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो बेसिकली यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बना रहे हैं। तो यूजर को जो है दो चीज़ समझने में मदद मिलेगी। वो दो चीज़ क्या है? वो दो चीज़ है, सबसे पहला उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा अबाउट इन्वेस्टमेंट इन PPE, मतलब कौन से PPE में उसको इन्वेस्ट करना है, उससे रिलेटेड क्या मिलेगा? उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और दूसरा, चेंजेज इन सच इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्ट वो कर रहा PPE में उसको क्या चेंज करना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट में, वो भी पता चलेगा। कब? जब AS10 को फॉलो करते हुए हम PPE का ट्रीटमेंट करेंगे तब। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर PPE। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट PPE के लिए क्या करेगा? प्रिस्क्राइब करेगा, और जिससे यूजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उसको दो चीज़ समझने में मदद मिलेगा। सबसे पहला क्या था? इन्फॉर्मेशन मिलेगा अबाउट इन्वेस्टमेंट इन PPE, कौन से PPE में उसको इन्वेस्ट करना है, और दूसरा क्या क्या चेंज करना है उस इन्वेस्टमेंट में। तो ये था क्या उसका, समझ गए हम लोग, इसका ऑब्जेक्टिव था। अब दूसरा ये समझते हैं कि इसका स्कोप क्या, मतलब ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, किस किस चीज़ पर एप्लीकेबल होगा। तो अभी जो है लिखना नहीं है, पूरा ये हमारा ब्यूटीफुल कलर्ड नोट्स बना हुआ, जब मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा तो आप लोग यहाँ से लिख लेना। अभी मैं बस समझा रहा हूँ इसका स्कोप क्या है। तो चलो देखते हैं व्हाट इज़ द स्कोप। देखो, स्कोप ऑफ AS10 का स्कोप मतलब कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है। तो ये जो है एप्लीकेबल टू ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जितना भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आज से पहले जो है आप लोग फिक्स्ड एसेट कहते हुए आ रहे होंगे, या फिर बहुत लोग पहले ही जानते हैं कि फिक्स्ड एसेट को जो है अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहा जाता है। तो जितना भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उस पर एप्लीकेबल है। उस पर क्या एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल ऑन ऑल PPE, जितना भी PPE है उन सभी पर एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट, इसको छोड़कर ये दो चीज़ है जिस पर जो है ये AS10 एप्लीकेबल नहीं है। तो वो दो चीज़ क्या है? उसमें सबसे पहला है एक बायोलॉजिकल एसेट और दूसरा है वेस्टिंग एसेट। देखो ध्यान से देखो, एक है बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट का मतलब क्या हुआ? वही लिविंग एनिमल एंड लिविंग प्लांट वगैरह ये सब होते हैं बायोलॉजिकल एसेट। और दूसरा वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट क्या होता है? ये माइंस वगैरह जो होता है, जो खदानें होती हैं, ऑयल वगैरह की खदान हो गई, या फिर कोई भी चीज़ का खदान हो गया, कोल वगैरह का खदान होता है, तो इस पर जो है AS10 एप्लीकेबल नहीं है। वेस्टिंग एसेट में एग्जांपल दे देते हैं हम लोग, किसका? माइंस का। अब देखो, लेकिन इसमें जो है एक एक्सेप्शन है, बस बायोलॉजिकल एसेट पर AS10 एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्ट एक चीज़ को छोड़कर। एक्सेप्ट क्या? बियरर प्लांट। मतलब बियरर प्लांट पे क्या AS10 एप्लीकेबल है? हाँ, बियरर प्लांट पर जो है AS10 एप्लीकेबल है। अब देखो, बियरर प्लांट क्या होता है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखो, ये रहा हमारा बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट जिसमें लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल आते हैं, ठीक। और हम लोग बात करते हैं किसकी? लिविंग प्लांट की। लिविंग प्लांट जो है ये दो तरह का होता है।
एक होता है बियरर और एक होता है नॉन बियरर। एक क्या हमारा बियरर प्लांट और दूसरा हमारा नॉन बियरर प्लांट, नॉन बियरर प्लांट। अच्छा, जो नॉन बियरर प्लांट है ना उस पर AS10 एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक। लेकिन जो बियरर प्लांट है उस पर AS10 एप्लीकेबल होगा। बियरर प्लांट पर क्या होगा, AS10 एप्लीकेबल होगा। अब बियरर प्लांट होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक। पूरा 4 कंडीशन है बियरर प्लांट का, 4 कंडीशन है। ये समझ लो यही कॉन्सेप्ट है, जो बियरर प्लांट का कॉन्सेप्ट है वो इसी 4 कंडीशन में छुपा हुआ। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होता है तो मतलब वो जो प्लांट है वो बियरर है। अगर कोई भी एक कंडीशन वायोलेट होता है तो वो बियरर प्लांट नहीं है। तो आइए देखते हैं वो 4 कंडीशन क्या, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले जो बियरर प्लांट होता है ना वो क्या होता है, फल देता है। बियरर प्लांट क्या है, जो फल देता है, जो फल देता है, ठीक। दूसरा क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा उसका। क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो पेड़ है उसको हम वाइड एरिया में लगा रहे हैं। क्लास 8 में अगर आपने एग्रीकल्चर का डेफिनेशन पढ़ा होगा तो वहाँ आपने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर के बारे में कि सेम टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। जब लार्ज एरिया पे कोई क्रॉप्स को, सेम टाइप ऑफ क्रॉप्स को उगाया जाता है तो उसको कहते हैं एग्रीकल्चर। जैसे आप लोग गेहूं का खेती देखते होंगे, बहुत बड़ा फील्ड में सिर्फ और सिर्फ गेहूं का पेड़ जो लगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं कि गेहूं का खेती हो रहा है, यानी कि गेहूं का एग्रीकल्चर हो रहा है। उसी तरीक़ा से अगर हम आम का पेड़ लगा देते हैं, बहुत बड़े एरिया पर जो है वाइड एरिया पर आम का पेड़ लगा देते हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये आम का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, मतलब वाइड एरिया में हम लोग आम की खेती कर रहे हैं। तो ये होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होना चाहिए, मतलब वाइड एरिया में होना चाहिए। उसके बाद एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ, यानी कि बार बार जो है वो उसमें फल आ रहा है। एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ, यानी कि हर साल जो है उससे फल आता है, हर साल जो है हम लोग उसकी खेती कर रहे हैं, हर साल उससे फल तोड़ रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, बार बार यानी कि हर साल जो है उसमें फल आ रहा है, हम लोग फल को तोड़ रहे हैं, बार बार प्रोड्यूस आ रहा। और चौथा कंडीशन क्या है, नो कटिंग, मतलब या फिर वेरी लो चांस ऑफ कटिंग, मतलब आम को तोड़ने के लिए हम जो है पेड़ को काटने वाले नहीं है। जैसे गेहूं के लिए क्या करते हैं हम लोग, पूरा पेड़ ही जड़ से काट देते हैं, फिर अगले साल जो है उसको नया सीड देते हैं, नया पेड़ आता है। उसी तरीक़ा से पैडी को देख लो, पूरा जड़ से ही काट देते हैं चावल के लिए और फिर अगले साल नया बीज देते हैं, नया पेड़ आता है। लेकिन आम वगैरह के केस में क्या, एक बार गाछ लगा दिया, अब जो फल आएगा उस फल को तोड़ने के लिए हम लोग गाछ को काटेंगे नहीं, पेड़ को हम लोग नहीं काटेंगे। तो क्या है, नो कटिंग। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है बस, इसका ब्यूटीफुल कलर्ड नोट्स बना हुआ या फिर वेरी लो चांस, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। मतलब ये हुआ कि फल को काटने के लिए पेड़ को नहीं काटेंगे, पेड़ को नहीं काटेंगे। ये इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है। देखो अब इसी को मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एग्जांपल में देखो हमारा मैंगो ट्री, ठीक। हम मैंगो का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैंगो ट्री, ठीक। देखो क्या ये चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या मैंगो ट्री, क्या ये फल दे रहा है क्या, हाँ भाई फल दे रहा है। और क्या ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, क्या मास स्केल पे कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, वाइड एरिया में कर रहे हैं भाई। क्या ये बार बार फल दे रहा, हाँ हर साल फल दे रहा। क्या आम को तोड़ने के लिए हम लोग पेड़ को काट देते हैं, नहीं, नो कटिंग है। मतलब ये चारों कंडीशन फुलफिल कर दिया तो इस पर जो है AS10 एप्लीकेबल होगा। तो इस पर क्या होगा, इस मैंगो ट्री पर AS10 एप्लीकेबल है। और इसी तरीक़ा से हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो भी पैडी ले लेते हैं, एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं पैडी, धान का खेती जिसको कहते हैं। क्या फल देता है पैडी, हाँ। फल का मतलब भाई ये मत समझ लेना सिर्फ आम अनार होगा भाई, फल का मतलब होता है उसका परिणाम, प्रोडक्ट। तो ये क्या, जैसे पैडी के लिए प्रोडक्ट क्या, चावल दे रहा है क्या, हाँ दे रहा, फल दे रहा। उसके बाद क्या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है,
हाँ भाई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी है। क्या ये बार बार होता, मोर देन 12 मंथ हो रहा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग पैडी का ये करते हैं तो 6 महीना 7 महीना में क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, पूरा पेड़ को ही काट देते हैं, फिर अगले साल न्यू पेड़ लगाते हैं। तो मतलब ये एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस मोर देन 12 मंथ नहीं है। यहीं पे ये कंडीशन आकर जो है पिट जाता है। उसके बाद आप चौथा कंडीशन भी देखोगे तो ये पिट जाएगा। क्यों? क्योंकि पैडी को काटने के लिए हम लोग पूरा जड़ से ही गाछ को काट देते हैं। तो मतलब ये 2 कंडीशन है जिसको ये वायोलेट कर रहा, इसीलिए ये जो है बियरर प्लांट नहीं है, नहीं है, नहीं है। और इस पर AS10 एप्लीकेबल नहीं होगा, और इस पर AS10 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था बियरर प्लांट का। आई होप आप लोग को बियरर प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने पहले ही बताया बायोलॉजिकल एसेट का मतलब क्या था, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल। जो लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स है उसी को कहा जाता है क्या, बायोलॉजिकल एसेट्स। उसके बाद नॉन बियरर पर AS10 एप्लीकेबल नहीं है। ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब इसका स्कोप समझ लिया। अब ये समझते हैं कि PPE होता क्या है। हम लोगों ने तो ऑब्जेक्टिव भी देख लिया, स्कोप भी देख लिया। अब हम लोग को ये देखना है कि भाई ये जो PPE है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ये एक्चुअल में होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। PPE कोई भी टेंजिबल आइटम का मतलब जिसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर, इसको हम छू भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं। तो ये क्या हमारा टेंजिबल आइटम है। और जिसको हम नहीं छू सकते वो इनटेंजिबल है। तो इनटेंजिबल का तो बात यहाँ पे करना ही नहीं है। कोई भी टेंजिबल आइटम जो 2 कंडीशन को फुलफिल कर दे, जो इस 2 कंडीशन को फुलफिल कर दे, वो क्या है, PPE कहलाएगा। वो 2 कंडीशन क्या है? तो उसमें पहला कंडीशन ये है, उसको हमने रखा, मतलब हेल्ड फॉर, इन तीनों पर्पस के लिए अगर हम रखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या हेल्ड फॉर 3 पर्पस। 3 पर्पस देखते हैं क्या, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज। उसको हम लोग रखे हुए हैं किसके लिए, या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए। ठीक, पहला। दूसरा, रेंटल फॉर अदर्स, रेंट पे चढ़ाने के लिए। ठीक, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ना रेंट पे चढ़ाने का, कि लैंड एंड बिल्डिंग को अगर रेंट पे चढ़ा रहे हैं तो नहीं लेंगे, उसको आगे हम लोग देखते हैं। क्या पर्पस है? पहला 2 पर्पस क्या था, यूज्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दूसरा क्या था, दूसरा फॉर रेंटल्स टू अदर्स। और तीसरा पर्पस ये हो सकता है कि हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखा। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का क्या मतलब होता है, उसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस जो है ना, वो एक वाइडर टर्म है, जो जितना भी बिजनेस का पर्पस होता है वो सारे को इंक्लूड करता है। चाहे जैसे वो सेलिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, फाइनेंस हो, या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी हो बिजनेस का, उस सारे को जो है इंक्लूड कर लेता है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अगर इन तीनों पर्पस के लिए हमने रखा है PPE को, तो ये हमारा PPE होगा, बशर्ते दूसरा कंडीशन क्या, यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ, यानी कि 12 महीना से ज़्यादा के लिए हमने उसको यूज किया। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता तो वो हमारा PPE कहलाएगा। अब एक और यहाँ पे मसला ये आता है कि चलो अब PPE हो गया कोई भी चीज़। जैसे एग्जांपल में देखो, मैं एग्जांपल भी इसका दे देता हूँ। जैसे अपना क्लास है, इकोनॉमिक इलाइट्स क्लासेज। ठीक, जैसे ये है अपना इकोनॉमिक इलाइट्स क्लासेज। यहाँ पे ढेर सारा चेयर भी है, यहाँ पे कैमरा भी है, मोबाइल भी है, सारा चीज़ है। ठीक, अब क्या ये जो चेयर और कैमरा है ये टेंजिबल आइटम है? तो हाँ, ये टेंजिबल आइटम भी है, ये टेंजिबल है। इसका पर्पस क्या है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस में काम आ रहा। तो देखो पहला कंडीशन जो था, सप्लाई ऑफ सर्विस में काम आ रहा। ठीक, क्या ये यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ है? हाँ बिल्कुल, यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ। ये यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ है, मतलब ये एक टेंजिबल आइटम है जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा। तो मतलब ये क्या हमारा PPE है एज पर AS10, हेंस इट इज PPE एज पर AS10। एज पर AS10 ये क्या हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाएगा। देखो एक बार जब पता चल गया ना कि ये चीज़ PPE है, तो 4 मेन इशू आता है, 4 जो है मेन इशू आता है जिसको ये स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है डील करता है। तो वो 4 मेन इशू क्या है जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है? तो सबसे पहला इशू जो होता है, प्रिंसिपल इशू विच AS10 डील्स, जिसको AS10 डील करता है वो क्या है, वो प्रिंसिपल इशू क्या है?
तो भाई सबसे पहला ये है कि उसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, मतलब रिकॉग्नाइज करना भी है या नहीं, क्या कंडीशन है रिकॉग्निशन का। तो सबसे पहले उसको रिकॉग्निशन को लेके जो है एक इशू आता है, ठीक। दूसरा, किस अमाउंट पर, डिटरमाइनिंग ऑफ कैरिंग अमाउंट, डिटरमाइनिंग ऑफ कैरिंग अमाउंट, मतलब किस अमाउंट पर उसको जो है रिकॉग्नाइज करना है। और तीसरा इशू क्या होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज, कैसे हम जो है उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे अप्रोप्रिएट रहेगा। तो वो जो है तीसरा इशू है। और चौथा इशू क्या है, इम्पेयरमेंट लॉसेज, उससे जुड़ा हुआ जो भी लॉस है ना, उससे जुड़ा हुआ जो भी लॉस है उसको कैसे ट्रीटमेंट करना, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सारा चीज़ जो है ये स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इन चारों इशू को डील करता है। तो हम लोग एक एक करके जो है हर चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसका रिकॉग्नाइज करने का कंडीशन क्या है, इसको रिकॉग्नाइज करने का क्या कंडीशन है। इसको जब एक बार पता चल जाए कि ये चीज़ पीपीई है तो उसको रिकॉग्नाइज करने का दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है, तो देखो, रिकॉग्निशन कंडीशन, इसमें क्या है, दो कंडीशन है इस रिकॉग्नाइज करने। अगर कोई भी पीपीई इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो रिकॉग्नाइज होगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। टू कंडीशंस, दो कंडीशंस हैं, चाहे वो दो कंडीशंस, तो वो दो कंडीशंस जो है, तो उसमें सबसे पहला कंडीशन जो है, जो भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उस पीपीई के साथ जुड़ा हुआ वो एंटिटी को फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल, ये हमारा मशीनरी है 5000 का और फ्यूचर में इससे 500 रुपये आने हैं, फ्यूचर में इससे 500 रुपये आने हैं, ये जो है पक्का है, ये जो है प्रोबेबल है, मतलब संभव है कि फ्यूचर में इससे 500 रुपये आएगा हमारे कंपनी को, हमारे एंटिटी को, ठीक। ये पहला कंडीशन है, इट इज़ प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद दिस एसेट, एसोसिएटेड विद दिस पीपीई विल फ्लो टू द एंटिटी, और दूसरा कंडीशन क्या, इट्स कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, मतलब इसका जो कॉस्ट है हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो हम लोग पीपीई को रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो आइए, ये दो कंडीशन भी मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए एक बार नोट्स से जो है हम लोग इसको पढ़ लेते हैं यहाँ तक। तो ये रहा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा इसका ऑब्जेक्टिव क्या, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो इट प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और उससे क्या होगा, उससे यूजर को हेल्प मिलेगा दो चीज़ समझने में, इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट इन पीपीई, और दूसरा क्या क्या चेंज कर सकते हैं उस इन्वेस्टमेंट में वो। और ये जो चार प्रिंसिपल इशू जिसको डील करता है ये है। फिर स्कोप क्या, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, तो बायोलॉजिकल एसेट पर एप्लीकेबल नहीं है, सारे पीपीई पर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट बायोलॉजिकल एसेट, उसमें भी एक एक्सेप्शन था बियरर प्लांट का। दूसरा, वेस्टिंग एसेट पर ये एप्लीकेबल नहीं है। बायोलॉजिकल एसेट का मतलब क्या हुआ, बायोलॉजिकल एसेट का मतलब हुआ लिविंग एनिमल्स और प्लांट, लिविंग एनिमल्स और प्लांट जो है ये मतलब होता है क्या, बायोलॉजिकल एसेट्स का। अब बियरर प्लांट क्या होता है, जो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। वहाँ मैंने चार कंडीशन बताया था, वो कॉन्सेप्ट था, और बुक में ये तीन कंडीशन दिया, मतलब ये प्रोडक्शन और सप्लाई के काम में आ रहा है, मतलब उससे जो है फल प्रोड्यूस हो रहा है, फिर मोर देन 12 मंथ, यानी कि बार बार हो रहा है, और नॉट लाइकली ऑफ बीइंग सोल्ड एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब उसको जो हम लोग काट कर नहीं बेचने वाले हैं। और यहाँ पर दिखा हुआ है कि जो जिसको हम काट कर बेच दिए वो जो है बियरर प्लांट नहीं है, ऑब्वियस सा बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था वीट का पैडी का एग्जांपल देके। अब देयर आर टू कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ टेंजिबल आइटम टू बी कॉल्ड एचपीपीई। वो दो कंडीशन क्या था, तो पहला कंडीशन था हेल्ड फॉर, मतलब उसको रखे हुए हैं, या तो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर फॉर रेंटल टू अदर्स, फिर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। सेकेंड कंडीशन क्या था, हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इंक्लूड करता है सारे बिजनेस पर्पस को, बिजनेस पर्पस में जैसे सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये सारा आ जाता है। पर्सनल एंड अदर फंक्शन ऑफ एंटरप्राइज, ये सारा आ गया। अच्छा,
ये जो है टेंजिबल आइटम ही होता है सिर्फ, इसको ध्यान में रखना हमेशा। पीपीई हमेशा क्या होगा, टेंजिबल आइटम। अच्छा, जो इंटेंजिबल आइटम होगा उसका क्या होगा, इंटेंजिबल आइटम के लिए एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 26, वहाँ पे इंटेंजिबल आइटम जो है उसको डील किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया, जैसे इकोनॉमिक इलाइट्स क्लासेज है अपना, उसमें चेयर्स है, मशीन्स है, क्या वो टेंजिबल आइटम है, हाँ है। लाइफ मोर देन 12 मंथ है, हाँ है। क्या वो प्रोडक्शन ऑफ सर्विस है, हाँ हो रहा है, यहाँ से सर्विस सप्लाई हो रहा। तो ये एज पर AS 10 ये क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो भाई एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, ये एग्जांपल बेसिकली ICAI के बुक में था कि एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो केमिकल मैन्युफैक्चर कर रही है, वो जो है एक मशीनरी परचेज करेगी, जिससे क्या होगा, उसका मशीन भी, उसका केमिकल भी प्रोड्यूस होगा, केमिकल का भी प्रोडक्शन होगा, और डेंजरस केमिकल जो है उसको स्टोर करने में भी उसको आसानी होगा, डेंजरस केमिकल को स्टोर करने में भी उसको आसानी होगा। क्या इस मशीनरी को वो रिकॉग्नाइज करेगा या नहीं, ये बोल रहा है मैंने एग्जांपल में। तो वो ज़रूर करेगा, क्योंकि उसका क्या हो रहा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है बढ़ रहा, क्योंकि प्रोड्यूस होगा मोर केमिकल, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी बढ़ रहा, और उस मशीन का कॉस्ट जो है आसानी से मेजर भी कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर रिकॉग्नाइज करेंगे, वही ये एग्जाम्पल में लिखा हुआ। और रिकॉग्नाइज करने का कंडीशन क्या था, तो पीपीई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ बोथ ऑफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो इस पीपीई को जो है हम रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था, इट इज़ प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द पीपीई विल फ्लो टू द एंटिटी, वो एंटिटी को फ्लो करेगा, ठीक। और दूसरा क्या था, इट्स कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, और इसका कॉस्ट जो है आसानी से मेजर हो सकता है। तो ये दो कंडीशन था, ये दोनों फुलफिल हो जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, पीपीई को रिकॉग्नाइज कर देंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से लिख के करने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए आराम से इसको देखना, आराम से समझने का कोशिश करिएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, ये ICAI का क्वेश्चन है। एंटिटी ए, अ सुपर मार्केट चेन, इज रेनोवेटिंग वन ऑफ इट्स मेजर स्टोर्स। The store will have more available space for in-store promotion outlets after the renovation and would include a restaurant. Management is preparing the budget for the year after the store reopens, which includes the cost of remodeling and the expectation of a 15% increase in sales resulting from the store renovation, which will attract new customer. State whether the remodeling cost will be capitalized or not. क्वेश्चन कहने का ये मतलब है, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता कि एक एंटिटी है ए, और वो क्या कर रही है, अपने सुपर मार्केट चेन को रेनोवेट कर रही है। एक उसका सुपर मार्केट चेन है, मतलब बहुत सारा उसका क्या, बहुत सारा स्टोर है, बहुत सारा स्टोर है। उसमें से वो क्या कर रही है, अपने स्टोर को रेनोवेट कर रही है, जिससे उसके स्टोर में क्या होगा, ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। मतलब मान लो पहले स्टोर इतना बड़ा था, रेनोवेशन के बाद स्टोर इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक। रेनोवेशन के बाद स्टोर क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। और एक रेस्टोरेंट भी, उस स्टोर में एक रेस्टोरेंट भी आ जाएगा, और जिससे क्या होगा, नए नए कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे, और 15% सेल में इंक्रीज हो जाएगा। मतलब उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो बढ़ रहा है। देखो 15% सेल में इंक्रीज हो रहा, मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ रहा। और रीमॉडलिंग का कॉस्ट अगर रिलायबल होगा, मेजरेबल होगा, तो हम लोग उसको जो क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो आओ इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, उसको लिखते हैं। Answer number, whenever any expenditure is incurred on PPE, it will be capitalized if फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर वही दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो उसमें पहला कंडीशन क्या था, इट इज प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट
associated with the PPE will flow to the entity। जो भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उससे जुड़ा हुआ वो एंटिटी में आएगा, फ्लो करेगा। और दूसरा, इट्स कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। ठीक, ये ज्ञान था, ये ज्ञान हम लोगों ने दे दिया। ये तरीका लिखने का ये क्या था, ज्ञान था। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, यहाँ पे लिख देना एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद लिखना व्हेन एवर एनी एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन पीपीई इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड या फिर कैपिटलाइज्ड इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। वही दो कंडीशन लिख देना, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो करेगा एंटिटी को और उसका कॉस्ट जो है रिलायबली मेजर्ड होगा। अब उसका फैक्ट एंड एनालिसिस, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसका फैक्ट एंड एनालिसिस करते हैं। इन द गिवन केस entity A is renovating its store and availing more space and will include a restaurant, ड्यू टू विच, इससे क्या हो रहा, 15% इंक्रीज हो रहा सेल में और न्यू कस्टमर आ रहे हैं। ड्यू टू विच देयर विल बी इंक्रीज इन 15% सेल्स एंड many new customers will attract which will lead to the future economic benefit, which will lead to the increase in future economic benefit, जिससे क्या होगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में इंक्रीज होगा। विच विल लेड टू द इंक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी बढ़ेगा जो कि फ्लो होगा एंटिटी को, और जो रीमॉडलिंग कॉस्ट है वो रिलायबल है यानी कि मेजरेबल है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि हम लोग को जो है रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन, मतलब अब यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, अपना कंक्लूजन दे रहा है। फर्स्ट पैरा में ज्ञान देंगे, सेकंड पैरा में फैक्ट्स एंड एनालिसिस, और थर्ड पैरा में क्या करेंगे, हम लोग अपना कंक्लूजन देंगे। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, फ्रॉम द अबव डिस्कशन we can conclude that remodeling cost should be capitalized। मतलब रीमॉडलिंग कॉस्ट को जो क्या करना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए। तो ये था हमारा आंसर। और इसी तरीक़ा से जो है अगर ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आ सकता है, 3 मार्क्स का आ सकता है। तो इसी तरीक़ा से जो हमको ये आंसर लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, वरना फिर से लोड बढ़ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अंत तक देखो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो, और इसके सेकेंड पार्ट के लिए बने रहो। इसी तरीके से मज़ेदार तरीक़ा से हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारा टॉपिक कवर करेंगे, सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हर चीज़ पूरा थ्योरी, ICAI का क्वेश्चन, RTP, MTP, सारा चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।